नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, देश के जज्बे को ध्यान में रखते हुए और देश के लिए कुछ करने के लिए हर कोई चाहता है कि वो देश के लिए कुछ करे, कुछ बाहर से तो कुछ भीतर से। और अगर सेना और सैनिकों की बात कर ली जाए तो उनके मन में गजब का जज्बा होता है और यही जज्बा उन्हें सेना और देश के लिए समर्पित बनाता है। आज एक ऐसे शख्स की हम बात करेंगे, उनसे मेरी बातचीत होगी और जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से पहुंची भारतीय सेना में और वहाँ पर कितना लंबा समय उन्होंने गुजारा। और सिर्फ एक सैनिक के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी और भी खासियत है। देखिए, सेना में रहते हुए एक सैनिक की तरह उन्होंने सर्व किया, लेकिन उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में भी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। वो एक एचआर हेड भी हैं। तो आप सोचिए, सैनिक और एचआर हेड, कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। आज हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर डिम्पल रावत, जो पिछले कई सालों से सेना में रही और इस वक्त आज के समय में वो एक एचआर हेड भी हैं। डिम्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे बात करने का मौका मुझे मिला। क्योंकि देखिए, एक फ़ीमेल को और ख़ास तौर पर तब जबकि बड़ी मुश्किल होती थी सेना में महिलाओं का आना, उस समय, यानी मैं गलत ना हूँ तो 1998 की बात है, जब आपने सेना ज्वाइन किया था। आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया, इंजीनियरिंग की आपने, और उसमें आपने अच्छा खासा वक्त बिताया। तो ज़रा शुरुआत वहीं से करते हैं, वो 1998 में चलते हैं कि कैसे मन में आया कि मुझे तो भाई एयरफोर्स में ही जाना है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज रियली आपने जब मुझे बुलाया और मेरे को पूरी अपनी जैसे ऐसा लगता है ना कि लाइफ पीछे चली गई। मैंने अपना रिवाइंड करके उस समय को याद किया। मुझे याद है, इसके लिए एक्चुअली मुझे आपको और पीछे ले जाना पड़ेगा। अच्छा। हम 3 बहनें हैं एंड मतलब बॉर्न 1974 एराज वाला टाइम है। एंड उस समय 3 बेटियां होना किसी की, नो बेटा, सो इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ बिग चैलेंज सोसाइटी में। बट आई थिंक मैं ये बोलती हूँ कि हम बहुत सौभाग्य वाले हैं कि हमारे फादर मदर इतने अच्छे हैं। उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। सो माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल कि भाई ड्रीम बिग। कहते ये लड़का लड़की कुछ नहीं है। लोग उन्हें बोलते थे, अरे रावत जी 3 बेटियां हैं, आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा इनकी शादियों के लिए, करनी पड़ेगी उस टाइम पे, तो ये सारी चीजें बहुत हुआ। बट ही सेड नो, मेरी बेटियां बहुत अच्छा करेंगी। और उन्होंने हमको सिर्फ पढ़ने को बोला कि पढ़ाई करो। उन्होंने कहा ये एक वेपन है, अगर तुमने अच्छी एजुकेशन ले ली, तुम बड़े बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कमिटेड रहो, आप सब कुछ पा सकते हो। कितनी अच्छी थॉट थी इनकी। हाँ, और बहुत अच्छी, सभी माँ बाप को इससे कुछ सीखना चाहिए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। डिम्पल जी, फिर आगे किस तरह से? उसके बाद जब मैंने 12th किया तो उस ज़माने में लड़कियां या तो टीचर्स बनती थी या मेडिकल में जाती थी। बट देन मैंने सोचा नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। और मेरे फादर ने फिर सपोर्ट किया और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अच्छा। और इंजीनियरिंग में जब मैं फाइनल ईयर में थी, उस समय एक एडवर्टाइज मैंने देखा। उस समय ज़माने में एक पेपर आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें एक पिक्चर आ रखी थी और यूनिफॉर्म में लेडी ऑफिसर थी और उसमें लिखा था इंडियन एयरफोर्स इज इंडक्टिंग वुमेन ऑफिसर। वो यूनिफॉर्म में उस लेडी को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये यूनिफॉर्म पहननी है और देश के लिए कुछ करना है। वो जो पिक्चर थी, वो उसने आपको काफी मोटिवेट किया। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ थी। एक तो वो पिक्चर, फिर कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी उनका नाम रोशन करना है। क्योंकि इस ज़माने में बहुत कम लेडीज़ थी जो उसमें एयरफोर्स में जाती थी, लड़कियाँ बहुत कम जाती थी। तब वो एक जज्बा था और उसके बाद बस मैंने सोचा अब तो यही करना है। अच्छा, ये बताइए, जब बोला कि मुझे एयरफोर्स में जाना है तो ठीक है, माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, कहा कि हाँ जहाँ जाना है तुम बेहतर है। थोड़ा सा एक बार को लगा, पिताजी तो चलिए ठीक है, पापा तो एक बार को, लेकिन माँ को कभी लगा कि यार बेटी एयरफोर्स में जा रही है? मदर तो मेरे को लगता है दोनों बराबर, पेरेंट्स दोनों ने इतना सपोर्ट किया है। अरे वाह। कि मतलब जैसे जो फादर बोलते थे ना, मदर भी, अरे क्या डर है, चलो शाम को, जैसे लोग अपनी बेटियों को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं भेजते थे, तो मेरी मदर बोलती थी तुम चलो, मैं हूँ पीछे, चलते जाओ, अपना काम करो। सारे बैंक के, पोस्ट ऑफिस के काम हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अच्छा। इंडिपेंडेंट एकदम मदर ने भी बनाया और सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। एंड शी वाज सो हैप्पी जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी। देखिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी है बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना। और जिस समय की बात
डिम्पल जी कर रही हैं वो बहुत पीछे, बहुत पुरानी बात है। तो सोच कितनी ब्रॉड थी इनके माँ बाप की, सारे माँ बाप की भी वैसी ही होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सबको एक ही बात बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट ब्रिंग अप योर डॉटर्स एज गर्ल्स, है ना। डॉटर गर्ल्स को गर्ल्स की तरह मत रखिए, उन्हें इंडिविजुअल की तरह मानिए, उन्हें बिल्कुल आप बराबर आप उनको बोलते हैं ना मौका दीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो शायद वही वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर एयरफोर्स ज्वाइन किया। बहुत टफ ट्रेनिंग थी और मिसाइल ब्रांच मैंने ज्वाइन करी और उस 1998 टाइम पे मिसाइल ब्रांच। मिसाइल ब्रांच ज्वाइन करी मैंने। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव सर्व इंडियन एयरफोर्स। सो ये स्टोरी है ज्वाइनिंग की। तो वाह। अच्छा ये बताइए कि आपने बताया बड़ा टफ ट्रेनिंग, आपने मिसाइल ब्रांच ज्वाइन करी, उस समय मतलब एक तो ट्रेनिंग के बारे में भी बताइए कि कितनी मुश्किल है। कभी लगा कि यार बड़ा मुश्किल है ये ट्रेनिंग, गिव अप करने का मन हुआ, या फिर जब मिसाइल डिपार्टमेंट में आप गई तो वहाँ पर लड़कियाँ उड़कियाँ उस समय हुआ करती थी कि सिर्फ लड़के ही थे? हाँ, सो आई थिंक पहले मैं आपका पहला आंसर करती हाँ, हूँ बिल्कुल। पैट का। सो ट्रेनिंग बड़ी कॉम्प्रहेंसिव होती है। सो एक्चुअली अब मुझे लगता है जब मैं वापस मुड़ के देखती हूँ कि आपको एक ग्रेट लीडर बनाने के लिए उसमें जो सबसे पहले सीख दी गई थी हमें वो ये थी कि योर माइंड कंट्रोल एवरीथिंग। तो हमने तो कभी 2 किलोमीटर वॉक भी नहीं की थी। और मुझे याद है जो पहला बुकआउट हमें मिला, हम अंदर एकदम ट्रेनिंग के टाइम पे यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ना, आपके कुछ दिन जो आपके ट्रेनिंग के होते हैं, और उस समय 10 राउंड जब आप लगा लोगे इकट्ठा, उसके बाद आपको फर्स्ट बुकआउट मिलेगा। अच्छा। तो आप ये सोचो 2 किलोमीटर नहीं चल 10 पाता था। किलोमीटर। हाँ, 10 किलोमीटर का हमने वो पूरे 1 किलोमीटर का सर्कल होता है वो हमने किया। तो वो धीरे 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 हमें इतना मतलब एंड्योरेंस हमारी बॉडी का बढ़ा। और आई थिंक प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे। सो आपकी जो ट्रेनिंग होती है फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है, क्योंकि आपको ये सिखाया जाता है माइंड कंट्रोल एवरीथिंग, जैसे मैंने कहा। तो वो जो ट्रेनिंग का जो उनका पैटर्न है बहुत बढ़िया है। और देखिए आपको हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता हाँ, है। हाँ। और शायद यही वजह है कि जो सैनिकों का जो माइंड लेवल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो किसी बिल्कुल। भी परिस्थिति में सरवाइव करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर बिल्कुल। सकती हूँ कि जब हम ट्रेनिंग में थे तो हम अकेले नहीं जा सकते कहीं भी, हमको स्क्वाड में जाना पड़ता है, 4 8। सो मेरे कोर्स में हम 26 लोग थे। तो आप सोचो 26 लोग को साथ में जाना है। तो वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं आपको? टीम बॉन्डिंग, कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं, आपको वेट करना है। अच्छा। एक दिन बहुत बारिश हुई और क्लासेस का टाइम था 8:30 बजे। मैंने 8:15 बजे हमें निकलना था, 5 मिनट का रास्ता था क्लास के लिए। अच्छा। खूब बारिश हो रही थी और मेरा रेनकोट ही नहीं मिला। 25 लोग मेरा नीचे वेट कर रहे हैं और रेनकोट नहीं मिला, मैं कैसे जाऊँ क्लास में। सो अब क्या हुआ, मैंने काफ़ी देर वेट किया, जब नहीं मिला तो मैं फिर आई नीचे, पर हम लेट हो चुके थे। अब लेट हो चुके तो अब हमें तो सबक मिलना ही था। तो वहाँ पे जी ब्रेक हुआ, जब लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में हमारे सीनियर्स आए, उन्होंने कहा आज कौन था जिसने रेनकोट जिसके पास नहीं था और जिसकी वजह से क्लास लेट हुई। किसी कोर्समेट ने मेरा नाम नहीं बताया, ठीक है। तो अब वो नाम पूछते रहे, किसी ने बताया नहीं। बाद में मैंने ही बता दिया, सर इट वाज मी। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बारिश हुई तो तुम क्लास नहीं आओगे, ऐसा करो जैसी क्लास खत्म होगी, 5 बजे तक क्लास थी, 5:15 सबके सब परेड ग्राउंड में आ जाना। तो भाई पूरे 26 लोग हम परेड ग्राउंड में पहुंचे। अब भाई हमें पनिशमेंट मिली, बारिश तो बहुत हो रही थी। सबको एक एक राइफल दे दी और सबको बोला कि ऐसे पकड़ के दौड़ो। ये हम लोगों ने फिल्मों में ही देखा है कि ये किस सच में तरह हुआ से है। सेना में जब आपको पनिश किया जाता है तो कुछ इसी तरह की दौड़ लगवाई जाती है, और वो दौड़ आप लोगों को भी झेलनी पड़ी। बहुत झेलना तो क्या था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी गलती की वजह सारे से सबको पनिशमेंट लेकिन मिल ये रही है। अच्छी बात थी कि किसी ने नाम नहीं रिवील किया। हाँ, नाम भी नहीं रिवील किया। और दूसरी बात जो ये थी, जो मेरे को सीनियर्स की बात जो अभी तक याद है, कि जब तुम बारिश में नहीं दौड़ सकते, जब दुश्मन सामने आएगा तो तुम कैसे उसे मारोगे, लड़ाई कैसे करोगे इसके साथ। बारिश हो, तूफान हो, चाहे स्नोफॉल हो रहा होगा, आप चाहे कश्मीर में हो, आपको लड़ना है। तो ये सिचुएशन दिमाग में है, असली में होंगी तो अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है। तो मुझे याद है उस दिन हमने पता नहीं 10-15 कितने चक्कर लगाए पूरे हमारी टीम ने, और सब हंस रहे थे, सब एंजॉय करने लगे उस पनिशमेंट को, कि ऐसे ही तो स्ट्रांग बनेंगे। तो आप ये देखिए उसका कितना महत्व है कि आज कुछ भी हो जाए, अगर देश के लिए जाना है तो जाना है, करना है तो करना है, चाहे तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए। तो ये सबक मैंने उस बिल्कुल, और ट्रेनिंग में इसीलिए सीखा। हमने कहा कि देश को लेकर जो जज्बा सैनिकों के मन में, दिमाग में, दिल में होता है, वो बड़ा मुश्किल है। और यही ट्रेनिंग जो बता रही हैं डिम्पल जी, इसी ट्रेनिंग के दौरान ही उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। डिम्पल जी एक बात बताइए, चलिए ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई, हाँ।
अब जब आप जॉब में आई, दूसरी बात मैंने पूछा कि आपने मिसाइल विभाग को देखा, तो क्या उस वक्त लड़के हुआ करते थे उस समय? क्या लड़कियाँ लड़के, लड़कियां हुआ हाँ, करती थी लड़कों लड़कियाँ के साथ साथ? बहुत आपके कम। अलावा थी? हाँ, बहुत नहीं, मेरी उसमें मैं ही थी अच्छा। अपने ऑफिस में। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 300 करीब यूनिट में थे, मेरे पास 80 लोग थे और उसमें मैं अकेली थी। अच्छा। अकेली उन 300 में मैं अकेली थी। एंड ऐसा मेरे नेक्स्ट यूनिट में भी चला, तो उस समय नहीं होती थी, बहुत कम शायद थी। बहुत कम। मेरा बैच शायद चौथा या पांचवा बैच था, और मिसाइल में हम शायद मेरा सेकंड अच्छा, बैच था। उस समय मेडिकल प्रोफेशन के लिए तो जाती थी, हाँ, मतलब सेना में वो सर्व करती थी, हाँ। लेकिन इंजीनियरिंग में और इन सब चीजों में, टेक्निकल में बहुत कम लड़कियां हुआ बहुत कम, करती क्योंकि थी। इंजीनियर से कम होती थी ना उस हाँ, समय। सो इंजीनियरिंग ब्रांच में भी आना, लोगों ने 2000 से जब ये स्टैम्प और लोगों इतनी जागरूकता बढ़ी, जब सरकार की तरफ से इतना प्रोत्साहन मिला कि लड़कियों को भी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो काफ़ी आने लगे। बट यस, यू आर राइट, 98 तक हम काफ़ी कम थे, बहुत कम, मुट्ठी भर शायद होंगी। और बट अच्छा, हाँ, डिम्पल जी, ट्रेनिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जब आप एक ऑफिसर बन गई, हाँ। और जिस पोशाक ने आपको इतना मोटिवेट किया, जब आप वो कपड़े पहनती थी और देश के लिए सर्व करने के लिए बिल्कुल आप तैयार थी, उस समय की फीलिंग क्या थी? हाँ, मैं बयान नहीं कर सकती कि जब मैं अपने आप को यूनिफॉर्म पहन के शीशे में देखा करती थी, मुझे लगता था कि एक सपना पूरा हो गया। और ऐसा लगता था ये मेरा अकेले का सपना नहीं है, ये मेरे मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, शायद उस सोसाइटी, और लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अपने गांव से और अपने उस पूरे डिस्ट्रिक्ट से शायद मैं अकेली थी। तो आप ये सोचिए कि इतने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का ये सपना था कि भाई हमारी बेटी फौज में आई, और तो बहुत ये मेरा proud- अकेला नहीं था, ये अकेले का सपना। मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत लोग इससे खुश हुए और बहुत समय तक बात करते रहे कि देखिए रावत साहब की बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया, फौज ज्वाइन कर ली। सो आई थिंक यस, जो कल तक ये कहते थे कि देखिए बेटी है 3, कैसे होगा, बिल्कुल, क्या होगा बिल्कुल, शादी, हाँ। आज वही इतने गर्व के साथ नाम ले रहे हैं, परिवार का नाम ले रहे हैं, बेटी का नाम ले रहे हैं, जिसने नाम रोशन किया हाँ। देश का, समाज का, सभी का। डिम्पल जी, चूंकि बात हो रही थी कि जिस दौरान आप फोर्स में थी, उस दौरान करगिल और पराक्रम, हाँ। दो ऐसे बड़े युद्ध या फिर ऑपरेशन जो कि बहुत सुर्खियों में रहे, उस दौरान आपकी क्या भूमिका थी वहाँ पर? सो आई थिंक जब कारगिल हुआ तो मेरी फर्स्ट यूनिट में मेरी पोस्टिंग आई, और जब आप फर्स्ट यूनिट में आते हो तो 6 महीने आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो। आप एक्चुअल मिसाइल देखने को भी मिलेगी, वो भी सौभाग्य होता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिसाइल्स पे काम करना होता है। बट आई थिंक आई वुड से कि आई एम फॉर्चुनेट, क्योंकि इतनी लर्निंग एक वॉर में होती है। आप देखिए 71 के बाद कोई वॉर नहीं हुआ था। हाँ, सो जब ये वॉर हुआ तो उसमें जो सीखने को मुझे मिला, इन मिसाइल्स को मैंने देखा, जो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, जो 6 महीने की सब अब ट्रेनिंग आंखों थी, के सामने। आप आंखों के सामने देख रहे हो कि भाई कभी असल में इन मिसाइल्स को प्रिपेयर किया जाएगा। तो वो सब मैंने अपने आंखों के सामने देखा। उससे बड़ा पार्ट था ह्यूमन रिसोर्स वाला, कि कैसे सबको मोटिवेट करके युद्ध में सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं लोग। सो वो हो गया आपका। और ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, उस टाइम तक तो मैं थोड़ा सीनियर बन चुकी थी, और मुझे याद है कि उसका भी एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अगर आप परमिशन दें। अब हम जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि हमें ऑर्डर्स मिले कि हमें इतने मिसाइल्स प्रिपेयर करने हैं, और कुछ लोग हमेशा छुट्टी पे होते हैं, जैसे आप चाहे कॉर्पोरेट में देखिए, है ना, वो एक आपका लीव प्लान होता है। सो मैंने आने के बाद अपने वारंट ऑफिसर साहब को बोला कि आप रिकॉल कर लीजिए सबको। सो मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और उनका ऑफिस बिल्कुल बगल में था, और शाम का टाइम था तो आवाज़ पूरी आ रही थी। तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन भी लग्जरी होती थी। सो मुझे याद है कि उन्होंने STD PCO में कहीं फ़ोन किया, और उन्होंने किसी को फ़ोन करके बोला कि भाई उनको बुला दीजिए, जो हमारे टीम मेंबर थे। तो उन्होंने इसको बुलाया, तो वो 2 मिनट बाद वहाँ आते हैं, 5 मिनट बाद, और वो फ़ोन पे बोलते हैं कि अरे भाई, उनका नाम लेकर, कि भाई जल्दी से पहुँच जाओ, कल तक वो समय आ गया है जिसके लिए हमने वर्दी पहनी है। तो मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि आपके बताइए। बोलने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो मुझे करगिल युद्ध की याद आ गई। हाँ, मुझे ये लगा कि इतनी मोटिवेटेड टीम, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पर्पस पता है कि हम एयरफोर्स में क्यों हैं, जब आपको ये पता है कि मेरी क्या भूमिका है,
और कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आपको करना है। हमने तो एक फ़ोन किया और पूरी रात हम काम करते रहे उस रात को, और जब नेक्स्ट डे मैंने 10 बजे देखा तो वो मेरे सहपाठी वहाँ आ चुके थे और मैंने उनसे पूछा, अरे सुनील आप कैसे आए? कहते मैडम बस कभी ट्रैक्टर लिया, कभी रात की बस ली और किसी तरह आ गए। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा, मेरे बच्चों ने कहा कि आप जाइए, आपकी ज़रूरत देश को है। सो आपको आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बताते हुए। और मैं उन वारंट ऑफिसर से मतलब इतनी कनेक्टेड हूँ, अभी भी बात होती रहती है मेरी। और ये हम याद करते हैं ये इस बात को कि देखिए कितनी मोटिवेशन है। युद्ध की बात जब भी सामने आती है, उन शहीदों के नाम, उन शहीदों का सेक्रीफाइस सब याद आता है। और करगिल युद्ध की जो परिस्थितियां थी, द्रास सेक्टर में भी गई, मैंने वहां देखा कि जहां पर इस युद्ध को फतेह किया गया वो बहुत ही क्रूशल वो जगह है। वहां पर अगर देश के जवानों ने अपने प्राण को निछावर किया और देश को इतने बड़े युद्ध से बाहर निकाला, जीत हासिल की, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। डिम्पल जी, बहुत कठिन परिस्थिति थी। बिल्कुल। और वैसे में मतलब उनको याद करना, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। बिल्कुल, क्योंकि जितनी कहानियां आई वो इसी तरह की आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं। और जो आप बता रही सिचुएशन, वो सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रांग हमारे जवान हैं, हम सारे हैं। जब हम एक बार चले जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं उस समय, हम अपना घर भूल जाते हैं। आप उस समय सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और आपको एक पर्पस याद रहता है कि मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता कि आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक पत्नी हैं। सब भूल के आपको सिर्फ ये याद रहता है, मुझे देश के लिए मैंने ये वर्दी पहनी है और ये मेरा सौभाग्य है। अगर मैं इसमें अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूँ तो वो मेरा सौभाग्य होगा। सो आई थिंक ये जज्बा हम सबका रहता है। तो आज मतलब सौभाग्य से मेरे अभी भी परिवार में मेरे हस्बैंड तो अभी भी सर्व कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ, डिफ़िकल्ट हार्ड पोस्टिंग्स पे भी रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ उनके लिए दुआएं करते हैं और उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। हमें पता है कि वो इतने दूर बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं। एक सैनिक के परिवार की बात, चूंकि आप भी सेना में रह चुकी हैं और अपने हस्बैंड के बारे में भी आप बता रही हैं कि सेना में उनकी भी बात हम करेंगे। लेकिन ये हमने देखा कि सेना के परिवार वाले भी उतनी ही मतलब दिल से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कभी भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि मोटिवेट करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और आप उसमें हमेशा आप उसको करते रहिए। ये बड़ी बात है। तो अब आपके भी बच्चे होंगे और हस्बैंड अभी भी सर्व कर रहे हैं सेना में, तो कभी उन्होंने कहा कि मतलब वो लोग कैसे क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए बहुत प्राउड फील होता है बच्चों को तो कि मम्मा भी एयरफोर्स में थी और पापा भी अभी सर्व कर रहे हैं। और कुछ भी अगर कोई न्यूज़ भी आती, कुछ भी आता है तो मेरे बच्चे डरते नहीं हैं। सो हमें ये पता है ही सेफ और देश के लिए करने, सबको फर्ज अदा करना है, मेहनत करनी है। आपने वर्दी पहनी है, आज कितना अच्छा लगता है। आप जब वर्दी पहनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म्स होती हैं एयरफोर्स की, तो कभी आप सेरेमोनियल पहनते हो, कभी आप नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनते हो, वो मेडल लगे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आप ये देखिए, लास्ट 12-13 साल से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ। 14 साल हो गए मुझे कॉर्पोरेट में और 13 साल से मैं इस कंपनी में हूँ, दिल्ली में ही हूँ। सो मेरे हस्बैंड 3 पोस्टिंग बाहर करके आ चुके हैं, सारा एलोन मैनेज किया, बच्चों को भी पता है। सो बच्चे भी स्ट्रॉन्ग हैं, डिसिप्लिन हैं और उनको मालूम है कि ठीक है हमें करना है। और हाँ, सो बट आई थिंक एक बहुत बड़े प्राउड की बात जो होती है, बहुत ही प्राइड फीलिंग है ये कि हमारे फैमिली मेम्बर फौज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब चूंकि फौज के बाद निकलकर, क्योंकि आपने अब बताया कि आप कॉर्पोरेट में हैं और पिछले 12-13 साल से यहाँ पर काम कर रही हैं। हाँ। सेना से निकलकर स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद HR हेड, किस तरह से ये पूरा चेंज किया आपने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अगर आप मेरे बाकी कभी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप सोचेंगे मैं रिपीट कर रही हूँ। सो जब मैंने फ़ौज छोड़ी तो एक प्री रिलीज कोर्स होता है। सो वो मुझे मतलब वही मैं कह रही, फ़ौज कितना अच्छा हमारे लिए कितना कुछ करती है। सो वो प्री रिलीज कोर्स मैंने IIM कलकत्ता में किया 6 महीने का। सो वहाँ एक प्रोफेसर से मैंने पूछा कि सर व्हाट वी नीड टू चेंज टू बिकम सक्सेसफुल इन कॉर्पोरेट, जो हम फौज में कर रहे हैं और हमें क्या कॉर्पोरेट में ऐसा करना होगा कि हम सक्सेसफुल हों। उनका आंसर आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा नथिंग, ओनली द वेपन्स। सो टुडे यू आर वर्किंग ऑन मिसाइल्स, स्टेन MC, रिवॉल्वर, चेंज इट।
उसके जगह अब आपको एक्सेल शीट, प्रोसेस, टैली हो और SAP, सक्सेस फैक्टर, इन पे काम करना है। सो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि फौज ने जो आपको फाउंडेशन दी है, जो आपकी लीडरशिप है, मैं ये भी बोलती हूँ कि जो मेरी बिगेस्ट लर्निंग है फौज में, सो हम बात करते हैं पीपल लीडरशिप वर्सेस पोजीशन लीडरशिप। लोगों को लगता होगा कि फौज में पोजीशंस है, हायरार्की है, बट आई विल जस्ट टेल यू कि ये पोजीशन लीडरशिप सिर्फ आपके रैंक से नहीं आती है। सो देयर इट इज़ पीपल लीडरशिप, इट इज़ नॉट यू आर लीडर बिकॉज यू हैव रैंक्स, नो, बिकॉज यू लीड योर टीम विद एग्जाम्पल। सो जो मुझे याद है, जो मेरी फर्स्ट यूनिट थी, जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे वहीं पे सिखाया कि सबसे पहले ऑफिस आना है और सबसे बाद में जाना है। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई उन्होंने कि देखिए आप, क्योंकि मेरे पास उस समय मुझे याद है, मेरे पास 18 साल से लेकर 55 साल तक के लोग थे मेरी टीम में। तो आप ये सोचिए कि, और कभी उन्होंने वुमेन बॉस देखी नहीं थी। अच्छा। हाँ, सो उसमें सबसे पहले ये है कि भाई नेवर बी वेरी प्रोफेशनल, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो ये चीज़ मैं सब लड़कियों को बोलती हूँ हमेशा कि बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। आपको सब कुछ नहीं आएगा जब आप नए नए आए हो। सो आई लर्न फ्रॉम माई वारंट ऑफिसर्स। इसमें क्या शर्म की बात है भाई, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गेन सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, जो 55 साल के हैं। हाँ, ही आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं हाँ, जहाँ पर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत से आप कुछ भी सीख कर नहीं आते, बिल्कुल, लेकिन सब वहीं पर सीखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बिल्कुल। कही। और जिस तरह से आप ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रही थी, आपने अच्छा खासा वक्त दिया है इसमें। फौज और HR हेड, कुछ जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कहा गया कि देखिए वहाँ पर वेपन थे तो यहाँ पर एक्शन स्पीड है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लगता है ऐसे कि वहाँ पर आप हथियार, मिसाइल, ये सारी चीजें थी, तो यहाँ पर लोगों के मन को पढ़ा जाता है, उनके दिमाग को साइकोलॉजी। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगी दोनों? हाँ, पहले तो आई थिंक जो मेन सिमिलरिटीज़ है ना, देखिए दोनों का डिफरेंस तो यही है कि दोनों के पर्पस अलग हैं। राइट, हम जब फौज में होते हैं, हमारा पर्पस है कि हमें देश की रक्षा करना, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना। एयरफोर्स का मेन है एयर सिक्योरिटी, कि आपको अपनी पूरे आसमान को बचा के रखना है, आतंक मतलब कोई भी हमला ना हो उससे आपको बचा के रखना है। और कॉर्पोरेट का क्या है, कॉर्पोरेट का है आपका कि भाई ह्यूमन रिसोर्स तो है ही, बट आपको आप बिजनेस के लिए वहाँ पे है ना, आपको अपने भाई वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबिलिटी, हाँ, आगे लेके जाना है। तो दोनों के पर्पस अपने अपने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको जैसे पहले भी बता रही थी कि आई लिव इन प्रेजेंट, कि भाई आप यहाँ पे, आज मैं अगर कॉर्पोरेट में, तो यहाँ मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, मैं उस पर ही चलती हूँ। एंड आई थिंक जो टीम स्पिरिट जो मैंने फौज में देखी है, टीम वर्क, यहाँ भी आपको वही है। बिल्कुल डिम्पल जी, क्योंकि एक फौजी की रूटीन, इसकी चर्चा हम सब भी अक्सर करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फौज में उस वक्त सेना में रहे, या फिर रिटायर हो जाए, या फिर मतलब सेना के बाद की लाइफ, लेकिन वो अपने रूटीन को कभी नहीं छोड़ते। तो वो रूटीन आज जब आप HR हेड की भूमिका में है, माँ की भूमिका में है, घर भी चलाती है, सब चीजें देखती हैं, उस रूटीन को आज भी फॉलो करती हैं सारी चीजें? बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक है। सो मैं, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आज भी 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद नई चीज़ें मैंने ऐड करी है लाइफ में, मेडिटेशन करती हूँ मैं, रीडिंग करती हूँ, आई रीड लॉट। अच्छा। और सुबह इंश्योर करती हूँ कि या तो वॉक करूँ या जिम जाऊँ। अच्छा। सो इतना करने के बाद मैं अपना टाइम पे ऑफिस पहुँचती हूँ, टाइम पे। और मैं मतलब वही, बिकॉज मैं 9:15 तक एक HR हेड की तरह आप बात कर रही हैं। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना आपको कॉर्पोरेट में, ऐसे कि आप, हाँ, मतलब टाइम के आपको पाबंद होना, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा अर्ली पहुँच के विश्वास करती हूँ। हालांकि दिन तो लंबे होते ही हैं, मीटिंग्स लंबी चलती हैं आपकी, बट मुझे वो पसंद है कि मैं आज भी, क्योंकि वो रूटीन में इतनी एनर्जी आपको सुबह मिल जाती है ना, आप पूरे दिन सेम एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं। सो स्टिल आई फॉलो द सेम रूटीन। अच्छा, चूंकि आज की बात की जाए तो अब तो लड़कियां बहुत ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में है, मतलब सरकार की तरफ से भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। पहले पायलट बहुत कम देखने को मिलती थी, अब तो बहुत ज़्यादा, हर एक यूनिट में आपको पायलट मिल जाएंगी, फीमेल पायलट मिल जाएंगी। तो आपको लगता है कि लड़कियों को भी सेना में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी होनी चाहिए? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो आना चाहती हैं, जो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं? बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो हमें पता है हमारे देश की 48% पॉपुलेशन इज वुमेन, राइट? सो आधी आबादी। हाँ, आधी आबादी, हाँ।
और मैं तो सबको यही बोलती हूँ, हर वुमेन को, कि भाई सबसे पहले यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी दूसरे आप पे विश्वास करेंगे। दूसरी बात है, आपका बिगेस्ट वेपन वो है एजुकेशन। आप पढ़िए, और पेरेंट्स से मेरा निवेदन है आपके चैनल के थ्रू कि भाई बेटियों को खूब पढ़ाइए। हाँ, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बेटों को तो पढ़ाते ही हैं, बट बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो स्वावलंबी हो सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। डिफेंस में इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं आजकल, और बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज भी मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड स्टिल ही इज़ इन एयरफोर्स, तो इतनी सारी लेडी ऑफिसर्स को मिलकर बहुत खुशी होती है, और बहुत अच्छा है। आप देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है फौज का। आप सुबह जाते हैं, जल्दी आपके आवर्स शुरू होते हैं, जल्दी ख़त्म होते हैं। ख़त्म तो अपने ऊपर है, आप कब तक वापस आना चाहो, बट अदरवाइज़ आप बच्चों को अच्छा देख सकते हो, आपका मतलब अपनी फैमिली की परवरिश कर सकते हो। आपके लिए आपको टाइम मिलता है। और आप देखिए, आप फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं फौज में, है ना। सो आपके इतने साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स का सिलेक्शन देखें, पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम एफ कैट के बाद आप SSB में जाते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका हर साल एनुअल मेडिकल होता है। तो दे इंश्योर कि आप फिजिकली फिट है, ताकि आप लड़ाई लड़ सके देश के लिए, अपना जो भी आपकी भागीदारी है उसको आप पूरा निभा पाएँ। सो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल द गर्ल्स है, मतलब मेरा तो ये मैसेज है कि सबको जिसके अगर मन में इच्छा है तो प्लीज़ इसके लिए पूरा प्रयास कीजिए, और ज़रूर ज्वाइन कीजिए एयरफोर्स। इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। और देखिए, मेरे सामने तो उस वक्त जबकि लोग जाते नहीं थे सेना में, तब इन्होंने वहाँ पर एंट्री मारी है। तो अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, बहुत सारे विकल्प हैं, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो। लेकिन डिम्पल जी, आप चूँकि थोड़ा सा लाइटर मूड पे आ जाते हैं, आपके सेना की बात हो गई, HR हेड की बात हो गई, क्या पसंद है, मतलब शौक क्या क्या है आपके? मेरे खाली शौक टाइम में अगर थोड़ा टाइम मिलता है, ऐसे वैसे आपके पास टाइम नहीं है, जिस तरह से आप अपना टाइट शेड्यूल बताती हैं, लेकिन फिर भी खाली टाइम में क्या? खाली टाइम पे मैं गाना सुनना बहुत पसंद करती हूँ, पुराने गाने। अच्छा। और किताबें पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मतलब आई बिलीव यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ। सो आजकल मैं ICF कोच का कोर्स कर रही हूँ, 6 महीने का कोर्स है। मेरा ऑलरेडी प्लान रहता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। मैंने NLP का एक कोर्स किया, मुझे दोबारा करना है। अच्छा। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हुए, तो लाइटर नोट में ही मैं बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप करते रहो। जैसे आप मेनली मतलब अपने शौक जो होते हैं, अभी मेरे को बड़ा मन है कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखूं। अच्छा। तो इस साल मेरा रेजोल्यूशन है। है। बात है कि मतलब जो चीजें थोड़ी पीछे छूट गई हो, उसको आप जरूर कर ले, मतलब इस जीवन में रहते रहते तो जरूर कर ले आप। हाँ, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। सो जैसे अभी छुट्टियां पड़ी तो हम 4 दिन के लिए केरला गए, और फिर 3 दिन के लिए हम बिल्कुल एक जगह है मुक्तेश्वर। सो ये हाँ, सो बिल्कुल ड्राइव करके। सो माय हस्बैंड ही वाज बिजी, हमने कहा आप रुको, तो डॉटर, बच्चे और मैं, हम सब चले गए। 3 दिन के लिए हम घूम घाम के अपने फादर से मिलके आ गए। मेरे फादर वहीं रहते हैं, हल्द्वानी में। तो ये करती रहती हूँ मैं कि भाई ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिचार्ज हो जाओ दोबारा, और उसके बाद फिर से 100% जुड़ जाओ काम में। कुछ कहना चाहेंगे देश को, जो लड़कियां फौज में आना चाहती है उनको, खास तौर पर एयरफोर्स में जो आना चाहती हैं, अलग अलग जगहों पर जाना चाहती हैं, और उनको भी मतलब उनके मन में भी है कि देश के लिए वो कुछ करें, उनके लिए कुछ? बिल्कुल, आई थिंक मैं सारी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा मैंने सुना, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। विशेन लखियानी है, माइंड वैली के CEO। उन्होंने कहा कि प्लीज़ इंश्योर यू आर ग्रोइंग। ठीक है, अगर आप ग्रो करोगे, ग्रो मतलब नॉट ओनली इन योर प्रोफेशन ना, पर्सनल लाइफ में ग्रो करो आप, और हाँ, पर्सनल प्रोफेशनल, आप और भी जो जो चाहते हो, मेंटल लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके आसपास में सब कुछ ग्रो करेगा। ठीक है, इफ़ आई एम ग्रोइंग एज अ मदर, सो माई चिल्ड्रन विल ग्रो, माई हस्बैंड विल ग्रो, माई सोसाइटी विल ग्रो, कम्युनिटी ग्रो करेगी, और जनरेशन्स ग्रो करेंगी। तो ये कितनी अच्छी बात है, इसको मैं फॉलो करती हूँ। एंड कीप मूविंग, रुकना नहीं है, चलते जाइए। और आजकल लोग कहते हैं कि लर्न टू से नो, बट मैं तो बोलती हूँ कि नो, डोंट से नो। जो भी काम आ रहा है आप उसको लो, क्योंकि आप सीखोगे। मैं बच्चों को तो ये बोलती हूँ, फ्री इंटर्नशिप्स करो, ताकि सीखने को मिलेगा आपको। तो आपको ना पैशन बहुत ज़रूरी है। और ये नई जनरेशन की, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, उनके लिए तो एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉलो योर पैशन, डोंट फॉलो मनी।
क्योंकि बच्चे ना जल्दी पैसा कमाने के लिए आजकल उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी हम वो ग्रो कर जाए, बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू विल फॉलो योर पैशन यू विल गेट और मनी। मुझे लगता है कि अगर वो जिस काम में भी अच्छे हैं, हाँ, जिस काम में भी अच्छे हैं, अगर पूरी तरह से अपना 100% उस काम में दें, तो फिर कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और बोलती हूँ सबको कि आपके ना सपने बहुत बड़े होने चाहिए। हाँ, ये मत सोचिए कि अरे कैसे अचीव करेंगे। तो जो सपने हैं आपके और आज जो प्रेजेंट है, इसके बीच में एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज है डिसिप्लिन। बी वेरी डिसिप्लिन, वो ज़रूरी है। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन का होना कितना ज़रूरी है, ये हमारे साथ फॉर्मर कह सकते हैं कि सैनिक हैं। इनके अगर दिमाग की बात की जाए, दिमाग से, दिल से आज भी इतने ही जिंदा दिल हैं, और कहते हैं कि ये उस ट्रेनिंग का परिणाम है जो कि फौज में दी जाती है। आप किसी काम में रहे, चाहे आप फौजी रहे या उसके बाद आप कुछ काम करें, लेकिन आप इतने बेहतर से उस काम को करें कि फिर आपको कहीं से ना मिले और सक्सेस आपके सामने खुद सिर उठाकर कहे कि हाँ आपने जो किया वो ज़बरदस्त किया। डिम्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, उन लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए जो खास तौर पर फौज में जाना चाहती हैं, एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए और अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए एक HR हेड के तौर पर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने। Thank you so much for inviting me here. It has been a wonderful, wonderful, pleasure and privilege for me to be here. So thank you. चलिए, तो आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।